हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। पहले यूपीएचसीएससी हुआ करता था, अभी नया आयोग बन गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की प्रिपरेशन हम रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। 45 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 46 डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है आपको तो टेस्ट सीरीज में आप इस वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के नोट्स, प्रैक्टिस सेट और उनका डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाता है। लेट्स बिगिन। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। भारतीय शिक्षा आयोग को सामान्यतः जाना जाता है। देखिए, पहले एक टेस्ट नंबर शायद 40 के आसपास ही था, वो भी उसमें क्वेश्चन करवाया था, भारतीय शिक्षा आयोग को सामान्यतः जाना जाता है, लेकिन उसमें लिख रखा था हमने 1964 to 66 ब्रैकेट में लिख रखा था। तो अगर इस तरीके से आता है एग्जाम में, वो इसीलिए ही करवाया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट इस तरीके से, भारतीय शिक्षा आयोग और ब्रैकेट में 1964-66 लिख के, और वही पर्पज था करवाने का। अब ये चीज क्लियर कर लेते हैं। एक है भारतीय शिक्षा आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो ये जो 1964-66 वाला है, ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगर आपसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का पूछा जाता है तो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। 1964 से 66 का कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिसको कोठारी आयोग कहा जाता है। और भारतीय शिक्षा आयोग, और अगर ब्रैकेट में ये लिखा रहता है तो भी वो यही पूछना चाह रहा है, लेकिन अगर सिर्फ भारतीय शिक्षा आयोग लिख रखा है और कोई ईयर मेंशन नहीं है तो भारतीय शिक्षा आयोग है। ये जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में कुछ कमियां थी उनको दूर करना या उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ये आयोग की स्थापना की गई थी 1882 में। 1882 में इसकी स्थापना की गई थी, एक कमीशन गठित किया गया था, इसको भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया था उस टाइम पे। और ये हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हंटर शिक्षा आयोग। तो सीधा पूछा जाता है हमसे, अगर भारतीय शिक्षा आयोग को सामान्यतः जाना जाता है तो इसका आंसर आएगा हंटर शिक्षा आयोग। और अगर हमसे 1964-66 का पूछा जाता है तो कोठारी आयोग। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग। और ईयर वाइज मेंशन कर दिया है आपको। हंटर शिक्षा आयोग था जो भारतीय शिक्षा आयोग है 1882 का, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है कोठारी आयोग 1966 से 66 का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी। अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है? अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है? देखिए, अधिगम में जो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत है वो शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? ये पूछा है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पूछा जा रहा है कि ये कहां पे आयोजित की जाएगी। देखिए, ये जो 2025 में होगी, ये इसका 12वां एडिशन होगा। कौन सा? 12th एडिशन, 12वां संस्करण जिसे कहते हैं। 12वीं बार इसका आयोजन किया जाएगा 2025 में। और इसका आयोजन है जो भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12वां एडिशन है लेकिन फर्स्ट टाइम भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है 2025 के लिए। अगर हमसे पूछा जाता है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 2024 का आयोजन हुआ था कोबे। कोबे कहाँ पे है? कोबे जापान में है। अगर हमसे इससे पहले का पूछा जाता है तो एशिया की बात कर रहे हैं हम, 2019 में एशिया में ही हुआ था, दुबई में। 2025 का ये न्यू दिल्ली में होगा, और इससे पहले जो हुआ था 2015 में ये कतर दोहा में हुआ था। तो एशिया में
अब तक ये चौथी बार होगा जब ये चैंपियनशिप का आयोजन एशिया में होगा। इससे पहले एशिया में इसका 3 बार हो चुका है, जापान में 2024 में पिछला वाला, उससे पहले 2019 में दुबई में, 2015 में दोहा में, और अब नई दिल्ली में इसका 12वां संस्करण विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का किया जाएगा आयोजन। और ये कब होगा इसका आयोजन? इसका आयोजन, इसकी मेजबानी जो होगी ये 26 सितंबर 25 से और 5 अक्टूबर 26 सितंबर से और 5 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। पूरी दुनिया भर के इसमें खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? कौन सा स्तर होता है शिक्षण का जिसमें संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का नजदीक से, निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? ये मेमोरी लेवल होता है, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों का जो व्यवहार है उसका निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। और शिक्षण का जो स्मृति स्तर है, इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? हर्बर्ट थे। कौन थे? हर्बर्ट थे। और ये जो शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया है उसका पहला चरण है, ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले टेस्ट में, 3 चरण, उसमें पहला चरण है और इसके प्रवर्तक थे हर्बर्ट। एस्ट्रीबोट S1, एस्ट्रीबोट S1 अत्याधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम से लैस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का संबंध किस देश से है? एस्ट्रीबोट S1 है और ये अत्याधुनिक मॉडर्न ट्रांसमिशन सिस्टम से लैस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है ये, इसका संबंध है चाइना से। किससे है? ये चाइना ने डेवलप किया है। चीन की एक टेक फर्म है, उसने ये AI रोबोट लॉन्च किया है जो कपड़े भी तय कर सकता है और इसका नियंत्रण, ट्रांसमिशन, सेंसिंग, ड्राइविंग जैसे कई जटिल जो काम है इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना आपको, इसका नाम एस्ट्रीबोट S1 चाइना। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है एस्ट्रीबोट S1 क्या है, तो ये AI रोबोट है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। आपको क्या पढ़ना है ये आपको क्लियरिटी रहेगी कि मुझे सिर्फ यही पढ़ना है और इसी को रिवीजन करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, वो सफिशिएंट रहेगा। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है? कौन सा प्रदूषक है जिसको भारत में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सूचकांक में शामिल किया गया है? एयर क्वालिटी इंडेक्स के सूचकांक में किसको शामिल किया गया है अभी रिसेंटली? देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसमें 8 हैं टोटल। कितने प्रदूषक हैं? वायु प्रदूषक 8 हैं, 8 हैं। और वो कौन कौन से हैं? PM 2.5, PM 10, इसके अलावा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, O3 ओजोन या फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 है अमोनिया, NO2 है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सीसा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल 8 है। आप इनको याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। तो वायु प्रदूषक में PM 2.5, PM 10 SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, O3 ओजोन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 अमोनिया, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और PB है ये सीसा है। ये है 8। ऑप्शन की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, देखो यहां दे रखा है SO2, ये शामिल किया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिस वन, कार्बन डाइऑक्साइड दिस वन एंड मीथेन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये तीनों क्या है? ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेज है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस। इसका करेक्ट आंसर C आएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी धारा सबसे अंत में गंगा में मिलती है? कौन सी है इनमें से जो लास्ट में, सबसे लास्ट में गंगा रिवर में मिलती है, गंगा में मिलती है? इसको समझ लीजिए आप। दिस वन, ये है यमुनोत्री, यमुनोत्री है। दिस वन गंगोत्री, ये है केदारनाथ, और ये है बद्रीनाथ। ये याद रख लीजिए पहले आप, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार हैं। यमुना रिवर यहां से निकलती है। यमुना रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री से, यमुना। गंगोत्री की बात करें तो यहां से भागीरथी है, वो निकलती है। कौन सी? भागीरथी। केदारनाथ से कौन सी निकलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से निकलती है। और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा। अब इसको डिटेल में देखते हैं ताकि आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है और यहां पे अलकनंदा को ज्वाइन करती है धौली गंगा। कौन ज्वाइन करता है? धौली गंगा ज्वाइन करती है अलकनंदा को। जहां पे अलकनंदा और धौली गंगा अलकनंदा को ज्वाइन करती है उसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। आगे अलकनंदा को नंदाकिनी ज्वाइन करती है। कौन ज्वाइन करता है? नंदाकिनी ज्वाइन करती है। और जहां पे अलकनंदा से नंदाकिनी रिवर ज्वाइन करती है उसको कहा जाता है नंद प्रयाग। ये नंदाकिनी है। अलकनंदा को इसके बाद में, पहले धौली गंगा ने ज्वाइन किया विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंदाकिनी ने ज्वाइन किया तो नंद प्रयाग, और इसके बाद में एक पिंडर रिवर ज्वाइन करती है। यहां पे पिंडर रिवर ज्वाइन करती है, उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। यह है कर्ण प्रयाग। और इसके बाद में ये यहां पे इसको ज्वाइन करती है मंदाकिनी ज्वाइन करती है इसको। तो जहां पे मंदाकिनी ज्वाइन करती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। और आगे इसको यहां भागीरथी ज्वाइन करती है, और जहां पे भागीरथी अलकनंदा को ज्वाइन करती है उसको कहा जाता है देवप्रयाग। और फिर यहां से देवप्रयाग के आगे से ये गंगा के नाम से जानते हैं इसको। तो ये क्लियर हो गया होगा। यमुनोत्री यमुना, ये है गंगोत्री जहां से भागीरथी निकल रही है, केदारनाथ मंदाकिनी रिवर निकल रही है, और बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल रही है। अलकनंदा को सबसे पहले ज्वाइन करती है धौली गंगा, उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। और उसके बाद में अलकनंदा को सेकंड रिवर जो ज्वाइन करती है वो नंदाकिनी है, उसको नंद प्रयाग कहते हैं। तीसरी पिंडर रिवर ज्वाइन करती है उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। चौथी भागीरथी ज्वाइन करती है अलकनंदा को, उसको रुद्र प्रयाग कहते हैं। और पांचवी ये भागीरथी ज्वाइन करती है उसको देवप्रयाग कहते हैं, और मंदाकिनी ज्वाइन करती है उसको रुद्रप्रयाग। तो सबसे लास्ट में किसने ज्वाइन किया, यही पूछा हमसे, कौन सी धारा सबसे अंत में गंगा से मिलती है? तो ये है भागीरथी सबसे अंत में गंगा से मिलती है देवप्रयाग में। इसका मैप है, आपको सेंड कर दिया जाएगा। देखिए अब जब इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर आपको मिलेगा तो उसके साथ में ये पूरा मैप भी मिल जाएगा आपको। तो इसी का फायदा रहता है टेस्ट सीरीज में कि आपको पूरा डिटेल में मिल जाता है। अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है जो गंगा का अपर रिवर सिस्टम है यहां से, तो इसको सही कर देते हैं आप। रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD से निम्न में से किसकी माप की जाती है? जो रासायनिक ऑक्सीजन मांग है COD, इससे किसका मापन किया जाता है, क्या माप की जाती है? इससे जल में जो सभी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका मेजरमेंट माप किया जाता है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग ये एक परीक्षण है जो पानी में जो मौजूद होते हैं कार्बनिक पदार्थ,
और अकार्बनिक पोषक तत्व जैसे अमोनिया है, नाइट्रेट है, उसको रासायनिक रूप से ये ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है, और ऑक्सीकरण करने के लिए जो नेसेसरी ऑक्सीजन होती है उसको मापता है ये। तो सीओडी, ये ध्यान रखना, जल में सभी कार्बनिक पदार्थों को। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसी तरीके का बीओडी का। बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। यह है रासायनिक ऑक्सीजन मांग सीओडी, और वो होता है बीओडी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ये हमारे जो सिलेबस है एनवायरमेंट उसका क्वेश्चन है। जल प्रदूषण मापने की इकाई है ये। जो बीओडी है ये क्या है? वाटर पॉल्यूशन को मेजर करने की इकाई है, जल का प्रदूषण मापने की इकाई है। निम्नलिखित डिवाइसेज में से किन्हें केवल इनपुट डिवाइस माना जाता है? इनमें से कौन सी डिवाइस है जो सिर्फ इनपुट डिवाइस ही है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, इन सब का क्वेश्चन कोई ना कुछ पूछा जाता है, वो ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। इनपुट डिवाइसेज, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? आपका माउस है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, जॉयस्टिक हो गई, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, ये सभी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सभी इनपुट डिवाइसेज हैं। जबकि प्रोजेक्टर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसका ACD, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाल ही में DESI-MS नामक एक तकनीक खबरों में है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये देसी MS मत पढ़ लेना इसको, देसी MS नहीं है ये, DESI-MS है, ये शॉर्ट फॉर्म है। जो डिजॉर्शन है, डिजॉर्शन इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रामेट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। DESI, डी मीन्स डिसॉर्प्शन, ई है इसमें इलेक्ट्रो स्प्रे, एस और आई, तो डिसॉर्प्शन, इलेक्ट्रो स्प्रे, आयोनाइजेशन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये तकनीक है DESI-MS जो अभी रिसेंटली चर्चा में है। ये फिंगरप्रिंट से संबंधित है। इसको आजकल जो क्राइम वगैरह है उसमें यूज लिया जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को। फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी है ये। जो जिलेटिन लिफ्टर है उस पे फिंगरप्रिंट की सतह पर ये पदार्थ को छोड़ता है और उसको आयनित करता है, फिर पदार्थों को उपकरण में खींच लिया जाता है। उसके जो मास होता है उसको पर्सनली मापा जाता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है तकनीक पहले नहीं थी लेकिन अब इसका एडवांस यूज किया जा रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में इसको देखा जा रहा है। ICT में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द और उसका विस्तारण असंगत है? गलत पूछा गया है, कौन सा मिसमैच कर रहा है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, RAR, रीडेबल आर्काइव नहीं है, ये RAR है। RAR इस तरीके से होता है ये। और ये रोशल आर्काइव है, रीडेबल नहीं है, ये रोशल आर्काइव है। और ये रोशल है जो एक रशियन सॉफ्टवेयर है, उसी के नाम पे रखा गया है। एक रूसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था यूजीन रोशल, उसी ने इस रोशल आर्काइव को डेवलप किया था। और ये RAR है। GPEP जॉइंट ये सही है, C गलत है, इसमें C मिसमैच कर रहा है। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कंप्यूटर मेमोरी का पूछा गया है। कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। चुंबकीय मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है? नहीं, चुंबकीय मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती है। फ्लैश मेमोरी वोलेटाइल है, फ्लैश भी वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती है। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी। तो A और D ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। दिस वन B, ये नोट कर लीजिएगा, ये काम आएगा। कैश मेमोरी और रैम ये दोनों वोलेटाइल मेमोरी है। देखिए, इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा।
और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तीन कठिया ये चंपारण से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह 1917 का, 1917 जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था। और इसमें क्या था कि बिहार में चंपारण जिले में जो किसान थे उनको ब्रिटिशर्स बागान मालिकों की जोत का जो 3/20 इस हिस्से में कह रहे थे कि आप नील की खेती कीजिए। उनको मजबूर किया जा रहा था 320 पार्ट ऑफ देयर लैंड कि आप इंडिगो कल्टीवेशन के लिए नील की खेती कीजिए। और इसी को तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है। और किसान नहीं करना चाहते थे नील की खेती अपनी इतने हिस्से में 3/20 हिस्से में। और उनको बाद में फिर ये आंदोलन किया गांधी जी ने। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पे गांधी जी यहां गए थे। बी इसका करेक्ट आंसर है। कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाएं कौन सी 5 ईयर जो योजना है उसमें प्राथमिकता दी गई थी? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि, सिंचाई और ऊर्जा इनको प्राथमिकता दी गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 to 56। भारत में राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य है? जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी, उसका क्या उद्देश्य है भारत में? तो जो राजकोषीय नीति है उसका उद्देश्य है व्यय में वृद्धि दर को धीमा करने के प्रयास, कर राजस्व, हाँ बिल्कुल, कर राजस्व बढ़ाने का सरकार का रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मुनाफे को बढ़ाने का भी प्रयास रहता है। ये सभी भारत में जो राजकोषीय नीति है उसके उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है? इनमें से कौन सा वन है जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है? ये उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। और ये लगभग मोर देन 3 लाख किलोमीटर में स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अराउंड 3,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, 3,40,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में देखिए तो ये पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के अलावा देखते हैं हम तो छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, तेलंगाना है। इन राज्यों में ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? ये किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान जो संपूर्णता है उसको प्रकट करने का प्रकटीकरण है? ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद को जो शिकागो में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म संसद में 1893 में, उसके लिए याद किया जाता है। और उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन का गठन किया था 1897 में। और स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम है वो नरेंद्रनाथ दत्त था, नरेंद्रनाथ दत्त। और जो खेतड़ी है, खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह। अजीत सिंह के सुझाव पे ही नरेंद्रनाथ से उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। और ये उन्होंने ही कहा है शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है। सी इसका करेक्ट आंसर है। गॉडगिल समिति की रिपोर्ट का समग्र और बहु विषयक तरीके से अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? गॉडगिल कमेटी जो वेस्टर्न घाट है उसके लिए बनाई गई थी गॉडगिल समिति। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जो गॉडगिल समिति है उसकी रिपोर्ट का समग्र और बहु विषयक तरीके से अध्ययन करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए। और उस कमेटी ने
का नाम था कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी, इसने सजेशन दिया था 37% एरिया को, 37% एरिया को जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है ESA, एनवायरमेंट, ये सेंसिटिव एरिया, इसके रूप में वर्गीकृत करने की, कैटेगराइज करने की सिफारिश की थी। अगर आप देखते हैं भूरेलाल कमेटी, तो भूरेलाल कमेटी का संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट को माना था, भूरेलाल कमेटी की रिपोर्ट को, और ये पॉल्यूशन से संबंधित है। किससे? पॉल्यूशन से संबंधित है, और स्पेशली कर्नाटका में पॉल्यूशन को लेकर ये कमेटी बनाई गई थी, भूरेलाल कमेटी। तिवारी समिति की बात करें हम, तो तिवारी समिति भारत में जो पर्यावरण नीति है, पर्यावरण नीति के लिए 1980 में ये तिवारी कमेटी बनाई गई थी। भारत में पर्यावरण नीति के संबंध में जो प्रमुख सिफारिशें हैं वो तिवारी कमेटी ने की थी। के विजयन कमेटी है, ये केरला में एनवायरमेंट को लेकर बनाई गई थी। तो ये सारी एनवायरमेंट से संबंधित है। गॉडगिल कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी, जिसने कहा कि पश्चिमी घाट के 37% को ESA डिक्लेयर किया जाए। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? एल्बर्ट बिल, कई बार ये एल्बर्ट बिल की जगह एल्बर्ट कंट्रोवर्सी के नाम से भी पूछ लिया जाता है। एल्बर्ट में क्या था? इस एल्बर्ट बिल विवाद ये था कि जो यूरोप के लोग हैं उनके मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। पहले क्या था कि जो यूरोपियन थे, जो ब्रिटिशर्स थे या यूरोपियन थे, उनके केस जो सिर्फ जो ब्रिटिश थे वही सुन सकते थे, लेकिन इसमें यह था कि भारतीय भी उनके केस को सुना जाए। फिर बाद में जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से जो आए थे, उन्होंने विरोध किया और बाद में कि बराबर होने चाहिए उसमें मेंबर ज्यूरी में, और जब सुनवाई हो, इस तरीके का किया था। लेकिन विवाद इसी बात को लेके हुआ था कि भारतीय भी सुनवाई कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के मामलों की। शनि ग्रह है, शनि, ये एक क्वेश्चन आता है हमारे सौरमंडल में से, और सौरमंडल का हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सूर्य से दूरी के अनुसार याद रखना है आपको। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध है सबसे पहले, बुध के बाद शुक्र आता है, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवे पे बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें पे यूरेनस और आठवें पे नेपच्यून। ये सूर्य से दूरी का क्रम है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो चैनल पे नहीं देखे हैं तो वीडियोज प्लेलिस्ट बनी हुई है UPESSC के नाम से, जिसमें 100+ वीडियोज हैं। और इससे पहले जो कोर्स करवाया था वो UPHESC के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मोर देन 300 वीडियोज अवेलेबल है। जो टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ अवेलेबल है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो शनि सौरमंडल का छठा ग्रह है, और ये प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से गर्म होता है। वैसे तो शनि आमतौर पे ठंडा है, शनि आमतौर पे ठंडा है, सूर्य से छठा ग्रह है, और ठंडा होने के बावजूद भी ये यूरेनस और नेपच्यून से गर्म होता है। ये ध्यान रखना आपको, यूरेनस और नेपच्यून से गर्म होता है शनि। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, ये बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। वह प्रशासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी चाहते थे, ये सही है। वो भारतीयों की ज्यादा भागीदारी चाहते थे, वो नागरिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे, ये भी बिल्कुल सही है राजा राम मोहन राय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, इसको हटा दोगे आप तो आपको इसका आंसर ये भी मिल जाएगा, क्योंकि जो निर्माता हैं उन्होंने जो एक राज्य के निर्माण के लिए जो चीजें हैं वो नीति निर्देशक तत्व को भी संबोधित किया है कि यहां से भी आप अच्छे स्टेट के निर्माण के लिए इन चीजों को लागू कर सकते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, DPSP, उनकी बात है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मतानुसार पूछा है,
तो सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? यह है संविधान की प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है उसके बारे में कहा गया है। देश जब अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देश जब आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ कब मना रहा था? 1997 में। जैसे अभी हम 75वीं मना रहे हैं, तो 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन ये भारत के राष्ट्रपति थे। 1992 से और 97 तक ये नवे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उपराष्ट्रपति। और 1997 से और 2002 तक ये 10वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। तो 1992 से 97 तक वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, 9वें उपराष्ट्रपति थे भारत के और 10वें राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। जब 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी उस टाइम के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे। देखिए टेस्ट सीरीज में ये सब आपको डिटेल में मिल जाता है और आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी वीडियो देखते हैं उसके बाद आप 4 वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो स्किप हो जाता है और वो उससे क्या टेस्ट सीरीज का आपके पास अवेलेबल रहता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंटली यूपीएससी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? यूपीएससी ये हमारे सिलेबस में है। इस इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इनके बारे में कुछ पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित। अभी रिसेंटली नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का, यूपीएससी का अभी रिसेंटली बनाया गया है प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन को यूपीएससी का अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है, अध्यक्ष है यूपीएससी की। और ये अगस्त 2024 में बनाया गया था और 29 अप्रैल 2025 तक ये यूपीएससी की चेयरमैन रहेंगी प्रीति सूदन। इससे पहले कौन थे यूपीएससी के चेयरमैन? डॉक्टर मनोज सोनी इससे पहले थे, अभी प्रेजेंट में। और अप्रैल 2025 तक प्रीति सूदन ही यूपीएससी की चेयरमैन रहने वाली है। राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं इनको। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया है? कहां पे अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी सिटी में ये काकोरी ट्रेन का जो शताब्दी महोत्सव है 100 साल पूरे होने पे इसका उद्घाटन किया था? ये युवा हैं, स्टूडेंट हैं, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इसके बारे में कि जो भारतीय थे उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। अभी हम जब ये पढ़ते हैं तो इजी लगता होगा, लेकिन उस टाइम पे बहुत फोर्सफुली टैक्स लिया जाता था, मारा पीटी करके, बहुत जुल्म करके और टैक्स लिया जाता था किसानों से, आम लोगों से। तो उस टैक्स का पैसा जा रहा था इस काकोरी ट्रेन में और उसको लूटा गया था। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। इन्होंने किया था, उसमें लगभग 8,000 रुपए लूट लिए थे इन्होंने। और इसी का भी शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया था ये लखनऊ में। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, लखनऊ। ये बिल्कुल उम्मीद है आपके यूजफुल रहेगी, 100% यूजफुल रहेगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एग्जाम की डेट आ चुकी है 16 और 17 फरवरी 2025। थैंक यू।